Hi everyone, welcome to ASK Journey. This is our lecture number 12. तो इसमें हम देखेंगे मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। एक है फंक्शनलिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म जो इसी का एवोल्यूशन है। उसके बाद है आपका कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जिसमें हम मार्क्सिज्म देखेंगे और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे। और फिर आता है पोस्ट मॉडर्निज्म जो और थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स हैं जिसको हम फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, ड्रामेटोलॉजी ये सब भी कहते हैं। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी जो नेक्स्ट इसका पार्ट है इस यूनिट का उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शनलिज्म के बारे में। इसी से इवॉल्व होके आता है नियो फंक्शनलिज्म। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब इसमें मेजर दो स्ट्रैंड्स आएंगे, एक आएगा मार्क्सिज्म, एक आएगा फेमिनिज्म, और यहां पर आएगा आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। अब फेमिनिज्म में एक तो थ्योरेटिकल स्ट्रैंड है और एक फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी है जो कि यूनिट 3 का पार्ट है। वो भी मैं यहीं पे इंक्लूड करवाऊंगी। सी आई डोंट वांट टू टीच यू इन स्कैटर्ड फॉर्म। फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव में यहाँ आपको बताऊं, फिर मेथोडोलॉजी में आपको यूनिट 3 में बताऊं। तो इसमें मेरे को टाइम लग रहा है कि मैं कैसे कंसोलिडेट करके एक ही जगह पे ये चीजें करा दूं। ठीक है, तो ये मैं एक साथ ही कराऊंगी। अब हम फिर इसको यूनिट 3 में नहीं देखेंगे। फेमिनिज्म अगर हम कर रहे हैं तो वो पर्सपेक्टिव उसका क्या है, क्या उसके थिंकर्स कहते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, ये हम एक बार में खत्म करेंगे, बार बार का कोई सीन नहीं रखेंगे। ठीक है, और मार्क्सिज्म। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ये दो थ्योरीज आती हैं, मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म, लेकिन ये मेन दो हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हम यहाँ पर वेबर का भी देखेंगे, सी डब्ल्यू मिल्स भी देखेंगे, पियरे बोर्दियू के बारे में भी देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। जैसे मार्क्सिज्म में मार्क्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं हैव और हैव नॉट्स के बीच में, लेकिन वेबर बोलते हैं कि हैव और हैव नॉट्स के अलावा भी और जगह कॉन्फ्लिक्ट है। तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी देखेंगे जिसमें ये पावर, स्टेटस, अथॉरिटी, क्लास इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ही साथ एक व्यू देना चाहती हूँ, कंसोलिडेट करवा के कराना चाहती हूँ। मेजरली इस चैप्टर में मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म ही है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, लेकिन मैं वेबर, सी डब्ल्यू मिल्स, पियोरे बोर्दियू ये सब लोग क्या कहते हैं इनकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज के बारे में भी यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ताकि बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वहां पढ़ा था, अब इनकी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। तो ये चीज नहीं मैं चाहती, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं पीवाई क्यूज जो हम करते ही हैं। ठीक है, तो क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन इन सोशियोलॉजी, ये 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड व्हाट इज द distinctness ऑफ द फेमिनिस्ट मेथड ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल रिसर्च। तो ये हमारे, तो चलो पीवाई क्यूज देखते हैं। तो फंक्शनलिस्ट पे आ रखा है, क्रिटिकली एग्जामिन द फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन इन सोशियोलॉजी, और फेमिनिस्ट मेथड ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में पूछा गया है। ये 2023 का है, ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनलिस्ट पे पूछ लिया है तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडिशन पे भी पूछ सकते हैं, जिसमें यू विल मेंशन अबाउट मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म। अगर 10 नंबर में आएगा और अगर 20 नंबर में आएगा तो यूल ऑल्सो मेंशन अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ वेबर, यूल ऑल्सो मेंशन अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सी डब्ल्यू मिल्स, पियरे बर्ड्यू। ठीक है, यही एक एज है। आप जब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हर जगह दो ही चीज देते हैं, मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म, और बच्चे वही लिखते हैं। बट जब 20 नंबर की क्वेश्चन में आएगा तो विल एंड आर आंसर विद वेबर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, सी डब्ल्यू मिल्स पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, पियरे बर्ड्यू पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। ओके, दिस विल सी इन डिटेल। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रो और माइक्रो के बीच में डिफरेंस मैंने आपको पहले भी कराया है। ठीक है, अब फंक्शनलिज्म को समझने के लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा दोबारा, तो मैं ये दोबारा आपको करा रही हूँ। हालांकि आपको वीडियो स्टॉप करनी है और सोचना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो, और अगर आप पेज लेके बैठे हो तो वीडियो स्टॉप करो और लिखो मैक्रो और माइक्रो के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बाद इसको दोबारा देखो। ठीक है ना। सो मैक्रो, इट टॉक्स अबाउट सोशल स्ट्रक्चर्स।
मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंट देगा, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंस देगा ओवर इंडिविजुअल। नाउ व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर में आता है जैसे आपका पावर, फैमिली, रिलीजन, गवर्नमेंट, कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, जेंडर, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये सोशल स्ट्रक्चर्स है। तो मैक्रो सोशियोलॉजी क्या कहता है? मैक्रो सोशियोलॉजी कहता है कि दीज सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, दे डिटरमाइन, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। तो मेन मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अब मैक्रो, क्योंकि ये इंडिविजुअल बिहेवियर को डिटरमाइन कर रहा है, कि ये क्या कह रहा है कि ये सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को, इसलिए हम इसको डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं, या डिटर्मिनिस्टिक सोशियोलॉजी भी कहते हैं। क्योंकि मैक्रो स्कूल सोशल स्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंट दे रहा है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल सोशियोलॉजी या स्ट्रक्चरल स्कूल भी कहते हैं, ठीक है। तो मैक्रो को हम मैक्रो डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो मैक्रो क्यों? क्योंकि वो सोशल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी की पढ़ने की बात कर रहा है, सोशल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दे रहा है ओवर इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मैक्रो कह रहे हैं। डिटर्मिनिस्टिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहा है कि इन सोशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू यू कैन डिटरमाइन, you can predict the human behavior. That why it is deterministic. Why we are saying it's structural? Because main focus इसका social structure पे है। और ये कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर आर गाइडेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात भी जब मैं बोलूंगी या सोशल स्ट्रक्चर्स की भी बात बोलूंगी तो वो एक ही है। ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, ये जो पावर, फैमिली, रिलीजन आपको कह रहा है ऐसे करना है, नॉर्म्स आपको कह रहा है ऐसे करना है, आपका कास्ट सिस्टम पर्टिकुलरली आपको कह रहा है कि आपको कास्ट के बाहर शादी नहीं करनी है, तो ये सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जो हमारे बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, ठीक है। तो मैक्रो को डिटर्मिनिस्टिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं, और ये इंडिविजुअल को बिल्कुल भी ये इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं देखता है, ये स्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंट देता है। ये कहता है इंडिविजुअल बिहेवियर आर डिटरमाइन, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल बाय दीज सोशल स्ट्रक्चर्स। ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मेन चीज मैक्रो में ये है। अब मैक्रो के थिंकर्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दरखाइम आते हैं, यहाँ पर हम मार्क्स को पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पार्सन को देखेंगे, और हम आर के मोर्टन को देखेंगे। आर के मोर्टन को न्यू फंक्शनलिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी फंक्शनलिस्ट पे क्वेश्चन आएगा, आर के मोर्टन के साथ आप एंड कर सकते हैं कि फंक्शनलिस्ट जो था, फंक्शनलिज्म जो था वो पहले ऐसे था, आर के मोर्टन ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी आगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया? नहीं आया तो रुको, दोबारा देखो, लेकिन साथ साथ पढ़ते जाओ। बार 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 वीडियो देखने का सीन नहीं रखना चाहिए। आप अभी देखो, लिखो और तुरंत याद कर लो, उसके बाद पीडीएफ पढ़ो। मैं आपको कराई ऐसे रही हूँ कि आपको साथ साथ याद हो जाए, ठीक है। तो लिखते रहो ये सारी चीजें। तो ये हो गया मैक्रो सोशियोलॉजी। माइक्रो हम नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी जब करेंगे तब हम डिटेल में करेंगे, लेकिन माइक्रो का अगर मैं शॉर्टली बताऊं आपको तो ये इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ये सोशल एक्शन की बात करते हैं कि जो ये सोशल एक्शन है, दिस इज नॉट टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, रादर दे आर इंटरनली डायरेक्टेड, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये हम और डिटेल में देखेंगे अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें। तो ये मैक्रो के बारे में हो गया। अब इसमें एक चीज समझो आप, व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो, मैक्रो को पढ़ा जाता है पॉजिटिविस्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। मैक्रो को हम पॉजिटिविस्ट मेथड के थ्रू पढ़ते हैं। एंड व्हाट इज पॉजिटिविस्ट? पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी क्या कहती है? दिस कंसिडर्ड सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये कहते हैं कि सोसाइटी सोशियोलॉजी
सिर्फ ऑब्जर्व्ड रियलिटी को स्टडी करती है और जो कंप्लीटली जो हमारी इंटरनल वैल्यूज है उसको इग्नोर करती है। तो मैक्रो पॉजिटिविस्ट अप्रोच से सोशियोलॉजी को स्टडी करेगा। और व्हाट इज पॉजिटिविस्ट अप्रोच? टू सी सोसाइटी या टू स्टडी सोसाइटी बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, सोशियोलॉजी को ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह देखता है। अब पॉजिटिविस्ट भी हमारे दो टाइप के हैं, फंक्शनलिस्ट, फंक्शनलिज्म आएगा और कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो जब मैं बात करूंगी फंक्शनलिज्म की, जब व्हेन विल टॉक अबाउट इमाइल डर्कहाइम, विल टॉक अबाउट आर.के. मोर्टन, विल टॉक अबाउट पार्सन, विल टॉक अबाउट कॉम्टे, ये सारे फंक्शनलिस्ट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे क्या है? पॉजिटिविस्ट हैं। फिर जब मैं बात करूंगी मार्क्सिज्म के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में और फेमिनिज्म के बारे में, इन दोनों के बारे में बात करूंगी, तो ये भी पॉजिटिविस्ट हैं। ठीक है, तो ये भी आपका साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी करते हैं, ये भी सोशियोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन देखते हैं। लेकिन जब मैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आपको वेबर के बारे में बताऊंगी कि वेबर की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, वो पॉजिटिविस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, वो मैं आपको जब आप एंड करोगे फंक्शनलिज्म का कोई भी पॉइंट, या आप सॉरी कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी पर्सपेक्टिव पे अगर क्वेश्चन आता है वो एंड करोगे, तो उसमें एक और थिंकर्स को ऐड करने के के लिए दे रही हूँ वो लास्ट में, वो पॉजिटिविस्ट में नहीं आएंगे। पॉजिटिविस्ट में आपके मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म आएगा। ठीक है, इसलिए उनको इसमें इंक्लूड करके नहीं पढ़ाते। लेकिन मैं इंक्लूड करने से पहले आपको बता रही हूँ कि जब मैं वेबर के बारे में बताऊंगी कि वेबर की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है पावर क्लास, ये कहते हैं, मार्क्स कह रहे हैं हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन मार्क्स और पर्सपेक्टिव लाते हैं कि खाली हैव और हैव नॉट के बीच में नहीं होता, पावर क्लास स्टेटस ये सारी भी चीजें होती है जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसको आपको ऐसा पॉजिटिविस्ट नहीं देखना है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आया हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनलिज्म से। तो फंक्शनलिज्म में सबसे पहले तो थिंकर्स आपको बता दिए मैंने, इमाइल डर्कहाइम, कॉम्टे, पार्सन्स, मार्टन, मोर्टन को हम न्यू फंक्शनलिस्ट भी कहते हैं, ये सारे आएंगे। अब फंक्शनलिज्म क्या कहता है? फंक्शनलिज्म कहता है एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी इज इंटरकनेक्टेड। Functionalism explains society by comparing it to living organism. ये एक ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी के थ्रू सोसाइटी को समझाते हैं। ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है या एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, ये सारी चीजें हैं। सो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, ये एक साथ काम करते हैं जिससे हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो सके। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स जैसे हम ले लें ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो ये एक साथ काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी फंक्शनिंग रहती है, हमारी बॉडी काम करती रहती है। उसी तरीके से सोसाइटी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली, एजुकेशन, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, ये सारे आपस में इंटरैक्ट करते हैं और ये फुलफिल करते हैं नेसेसरी फंक्शन टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड कोहेजन इन द सोसाइटी। तो ये ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी के थ्रू समझाते हैं कि सोसाइटी में फंक्शनलिज्म कैसे आता है या सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है। ठीक है, दिस इज द फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव दे आर एक्सप्लेनिंग थ्रू ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी इज व्यूड एज परफॉर्मिंग स्पेसिफिक रोल। इन सबका स्पेसिफिक रोल है which is contributing to overall survival of the system, which is contributing to overall social stability and cohesion of the society. अगर एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट में डिसरप्शन आता है और पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट पड़ता है, उसी तरीके से जब एक पार्ट में सोसाइटी के, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो हेल्थ हो, एक पार्ट अगर डिसफंक्शन करेगा तो उससे सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, इसके 5 प्रपोजिशंस हैं। वो क्या है? पहला है सोसाइटी एज अ
सिस्टम। फंक्शनलिज्म के 5 प्रोपोजिशंस है, ये आपको याद रखने हैं। ये कहते हैं सोसाइटी एज अ फर्स्ट प्रोपोजिशन इज सोसाइटी एज अ सिस्टम। ये कहते हैं कि सोसाइटी एक सिस्टम की तरह है। सोसाइटी को हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में है और मिलके एक बैलेंस बनाता है, वैसे ही सोसाइटी में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये अपने अपने रोल्स परफॉर्म करते हैं और ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। सोसाइटी एज अ सिस्टम। इसका एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं। सपोज अगर हम स्कूल सिस्टम देखें, तो एक स्कूल में टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, इन सबके अलग अलग रोल्स हैं और सबका अल्टीमेट गोल है स्टूडेंट को एजुकेट करना। अगर टीचर्स और स्टाफ अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं करेंगे तो स्कूल भी अच्छे से स्मूथली नहीं चल पाएगा। यही बात हम सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी को एज अ सिस्टम देखने की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट कहते हैं, ये नेक्स्ट प्रपोजिशन इज कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी। ये प्रपोजिशन कहता है कि सोसाइटी अलग अलग पार्ट से बनी है। पहले में क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी को सिस्टम की तरह देखो, जैसे हम स्कूल सिस्टम है, ठीक है, तो एक सोलर सिस्टम है जहां पे अलग अलग चीजें अपना रोल परफॉर्म कर रही हैं और एक बैलेंस मेंटेन कर रही है। दूसरे प्रपोजिशन में ये कहता है कि कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी। कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी में ये कहते हैं कि सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड है और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और ये एक वेब ऑफ रिलेशनशिप बनाते हैं। ये सब आपस में इंडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, विद कंपोजिशन में सिंपल बस ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप है और एसोसिएशन है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तीसरे में ये कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। जो ये इंस्टीट्यूशन है, जो ये ग्रुप है, जो ये एसोसिएशन है, जो कंपोजिशन बना रहा है सोसाइटी का, इन सबका अपना एक एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। हर पार्ट अपना रोल प्ले करता है और इसी से सोसाइटी की फंक्शनिंग स्मूथ रहती है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस पुलिस और लॉ का अगर हम देखें, तो पुलिस लॉ को इन्फोर्स करती है जिससे क्राइम कंट्रोल होता है। अगर पुलिस अपना काम ना करे तो लॉ का रिस्पेक्ट कम हो जाएगा और एक डिसऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, सॉरी डिसऑर्डर आ जाएगा, कायोस की सिचुएशन आ जाएगी। उसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का रोल है कि लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर हेल्थ सिस्टम फेल हो जाए तो डिसीजेस बढ़ सकती हैं और सोसाइटी का हेल्थ स्टेटस गिर सकता है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। एक स्पेसिफिक फंक्शन है हर एक पार्ट का। जो भी हमने कंपोजिशन देखा, इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप्स है, तो इन सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिससे सोसाइटी की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। फिर नेक्स्ट प्रोपोजिशन ये कहते हैं चेंज एंड इन्फ्लुएंस। इसमें कह रहे हैं कि अगर सोसाइटी के एक पार्ट में चेंज होगा तो बाकी सारे पार्ट भी उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। तो ये क्लोज इंटरकनेक्शन को हाईलाइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए तो एम्प्लॉयमेंट रेट्स गिर जाएंगे। तो एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को इम्पैक्ट किया, एम्प्लॉयमेंट रेट गिर गए तो इससे फैमिली या लोगों की लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट आएगा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स गिर जाएंगी। तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो चेंज एंड इन्फ्लुएंस, ये कहता है एक पार्ट में चेंज होता है तो बाकी पार्ट्स भी उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। लास्ट प्रीपोजिशन ये क्या कहते हैं, होलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी। ये कह रहा है कि सोसाइटी का एक यूनिक आइडेंटिटी या एसेंस होता है।
जो अलग अलग पार्ट्स को मिलकर बनता है। ये सब पार्ट्स को अलग से देखने से नहीं समझ पाओगे आप, पूरी सोसाइटी को समझना जरूरी है। उसका एक, पूरी सोसाइटी को जब आप एक साथ पढ़ोगे तो एक यूनिक एसेंस निकलेगा, जो कि आपको अलग अलग पार्ट्स को देख के समझ नहीं आएगा। तो पूरी सोसाइटी को समझना जरूरी है। ये डर्कहाइम के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट से, कलेक्टिव, डर्कहाइम का एक कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। कलेक्टिव कॉन्शियस में क्या होता है कि बिलीव्स, शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, ये सारी सोसाइटी को शेप करते हैं। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से लिंक्ड है कि सोसाइटी को आप, सोसाइटी की एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक यूनिक एसेंस है, जो अलग अलग पार्ट्स को मिलकर बनता है। जैसे कलेक्टिव कॉन्शियस में डर्कहाइम कहते हैं कि जो बिलीव्स है, वैल्यूज है, नॉर्म्स है, ये सब मिलकर सोसाइटी को एक शेप देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी को एक साथ समझना जरूरी है। ठीक है, ये अगर हम अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे तो हमें एज अ सोसाइटी, सोसाइटी एज अ होल समझ नहीं आएगी, तो पूरी सोसाइटी को समझना जरूरी है। तो ये इसके 5 प्रोपोजिशंस थे। अगर हम थिंकर्स की बात करें तो इमाइल डर्कहाइम क्या कहते हैं? इमाइल डर्कहाइम कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल फैक्ट्स। मार्क्स क्या कहते हैं? ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक बेस। अब जो यहाँ पर ये सोशल फैक्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम इकोनॉमिक बेस की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके की सोशल स्ट्रक्चर्स ही हैं। मार्क्स को हम मार्क्सिज्म में पढ़ेंगे अच्छे से, जब हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं डर्कहाइम का बताती हूँ। अब आप लोग जब आंसर्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फंक्शनलिज्म पे क्वेश्चन दिया, आप एग्जाम्पल डालेंगे थिंकर्स में डर्कहाइम का, तो आप क्या करेंगे कि जब आप एग्जाम्पल डालते हैं तो आप खाली ये लिख देंगे कि ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल फैक्ट, which is giving a very vague understanding of what you are trying to say. जब आप सोशल फैक्ट को लिंक करोगे फंक्शनलिज्म से, आप उसको फंक्शनलिज्म समझाने के लिए ही डाल रहे हो ना एग्जामिनर के आगे, कि मैं फंक्शनलिज्म के टॉपिक में ये पॉइंट लिख रही हूँ, तो मतलब सोशल फैक्ट को मैं फंक्शनलिज्म से रिलेट करना चाहती हूँ, लेकिन आप वो लिखते नहीं हो। मेन काम है कि आप सिर्फ ये, मेन चीज क्या करते हो आप, कि ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल फैक्ट, आप खाली ये लिख देते हो, लेकिन उसको रिलेट नहीं करते हो फंक्शनलिज्म से, तो वो समझ ही नहीं आता है कि आपने लिखा क्यों है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, अब इसको मैं आपको रिलेट करवाती हूँ फंक्शनलिज्म से। अगर मैं आपको खाली इतना लिख दूं थिंकर्स में कि डर्कहाइम कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल फैक्ट, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है। तो वैसे एग्जामिनर को भी समझाना पड़ेगा थ्रू योर राइटिंग कि कैसे सोशल फैक्ट फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है। तो देखते हैं, तो सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले, अब तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, मैंने इतनी बार बता दिया है। पॉज करो और सोचो सोशल फैक्ट क्या होता है। इट इंक्लूड्स रूल्स, कस्टम्स, नॉर्म्स, ये सारी चीजें सोशल फैक्ट्स में आती हैं। दरखाइम कहते हैं कि जो सोशल फैक्ट्स है, वी ऑफन फॉलो इट विदाउट क्वेश्चनिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम बोलते हैं जब कोई हमारी हेल्प करता है, थैंक यू। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं प्लीज। अगर हमें ट्रैफिक लॉस फॉलो करने हैं तो हमें पता चल जाता है कि रेड लाइट है तो सब रुक जाएंगे, ग्रीन लाइट है तो सब चलने लगेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे हमारे रूल्स, कस्टम, नॉर्म्स है, जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो करते हैं, रेड लाइट है तो हम रुक रहे हैं, सब रुक रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इट इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड द इंडिविजुअल, ये हमारे बाहर है, बट स्टिल इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी एक्ट एंड थिंक। दिस इज फंक्शनलिज्म। जो ये सोशल फैक्ट्स हैं,
इनसे क्या हो रहा है कि जब अगर हम ट्रैफिक रूल का एग्जांपल लें तो ये सोशल फैक्ट है कि आप रूल्स कस्टम्स नॉर्म्स को फॉलो करो। आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सब रुक रहे हैं जब रेड लाइट है, इससे क्या हो रहा है, एक स्टेबिलिटी, एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सोसाइटी दिख रही है। ठीक है, तो यही फंक्शनलिज्म है। तो जो ये सोशल फैक्ट है, ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड, स्टेबल, एक ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है। वी आर फॉलोइंग रूल्स कस्टम नॉर्म्स विच आर सोशल फैक्ट। We are following it without questioning. They are existing outside us, but still we are influencing how we act and think. हम इससे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। दिस इज फंक्शनलिज्म। इस तरीके से आपको सोशल फैक्ट से फंक्शनलिज्म को कनेक्ट करना है, खाली लिखना नहीं है कि ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल फैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब मार्क्स क्या कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक बेस। ये हम अभी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में देखेंगे। फिर इसमें आते हैं आपके रॉबर्ट मोर्टन, इनके बारे में देखते हैं। रॉबर्ट मोर्टन से पहले पार्सन। अब दरखाइन कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल फैक्ट्स। मार्क्स कह रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक बेस। पार्सन कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल सिस्टम्स। अब मैं खाली ये लिख दूं तो आपको समझ आएगा? ये लिख के आगे पढ़ाने लग जाऊं, नहीं आएगा ना। तो वैसे आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल सिस्टम। ठीक है, अब हाउ इट इज रिलेटेड टू फंक्शनलिज्म। तो टारगेट पर्सन क्या कहते हैं? टारगेट पर्सन कहते हैं कि सोसाइटी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। सोसाइटी इज अ बिग सिस्टम एंड ईच पार्ट हैज अ जॉब टू डू। फंक्शनलिस्ट हैं तो यही चीज बोलेंगे। ये मत बोलो कि ये मैं सोच रहा कि मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि भाई ये फंक्शनलिस्ट हैं, इन लोगों के थ्रू ये 5 प्रिपोजिशन निकले हैं, तो ये लोग भी वही बोलेंगे। ठीक है, सोसाइटी एक बड़ा सिस्टम है, ईच पार्ट हैज अ जॉब टू डू। ये एक मॉडल देते हैं, एजीआईएल मॉडल। ये एजीआईएल मॉडल जो है, ये डिफरेंट फंक्शन है दैट हेल्प सोसाइटी टू स्टे स्टेबल। ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। अब हम इन फंक्शंस को धीरे धीरे समझते हैं। तो पहला है अडेप्टेशन, ए फॉर अडेप्टेशन। तो पार्सन कहते हैं अडेप्टेशन इज अबाउट एडजस्टिंग टू आवर एनवायरमेंट मेनली थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम या मेनली थ्रू इकोनॉमी। अब नाउ हाउ इट इज रिलेटेड टू फंक्शनलिज्म। सी, हम पैसा कमाते हैं, पीपल नीड टू मेक मनी। हमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर, हाउसिंग, इसके लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है। वी नीड टू मेक मनी फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग। ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। When we are making money, what we are doing? We are doing economic activity. We are doing economic activity for our adaptation. हम अपने adaptation के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। वी आर मेकिंग मनी। हम फूड ले रहे हैं, क्लोथिंग ले रहे हैं, हाउसिंग ले रहे हैं। दिस अलाउज सोसाइटी, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दिस अलाउज सोसाइटी टू प्रोवाइड फॉर इट्स मेंबर्स नीड। ये अपनी इस सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, जिससे एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सिस्टम बना हुआ है, लोग जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो एक सोसाइटी मेंटेन है। तो पहला पॉइंट अडेप्टेशन हो गया। ठीक है, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी से इसीलिए रिलेट किया है। इकोनॉमिक सिस्टम लिखने का ही ये है कि हम पैसा कमा रहे हैं, जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये हेल्प कर रही है कि हम अपनी नीड्स को, हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, जिससे फुलफिल कर सके, जिससे एक सोसाइटी का सिस्टम मेंटेन रहे, सोसाइटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया अडेप्टेशन। दूसरा है जी। जी से क्या है? गोल अटेनमेंट। सेकेंड पॉइंट इज गोल अटेनमेंट। अब पार्सन गोल अटेनमेंट को
पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट, इससे रिलेट करते हैं। अडेप्टेशन को वो रिलेट कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी से, गोल अटेनमेंट को वो रिलेट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम से। ये कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, लीडर्स हैं, दे हेल्प सोसाइटी टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। कुछ गोल होते हैं सोसाइटी के, उसको अचीव करने में ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये लीडर्स, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू यूज रिसोर्सेज सस्टेनेबली, ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर तीसरा ये कहते हैं इंटीग्रेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या इंश्योर करता है? दिस फंक्शन इंश्योर सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो प्रॉपरली फॉलो हो सके एंड पीपल वर्क स्मूथली। तो इंटीग्रेशन फंक्शन क्या इंश्योर करता है कि रूल्स, सोसाइटी के जो रूल्स है, लॉज है, ये प्रॉपरली हम फॉलो कर सके और पीपल वर्क स्मूथली। जैसे लीगल सिस्टम आ जाएगा इसमें। लीगल सिस्टम जैसे अगर हम देखें, कोर्ट है, पुलिस है, इनके थ्रू क्या है, एक सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन है। तो दिस इज इंटीग्रेशन। देन इज लेटेंसी। लेटेंसी मतलब क्या होता है? लेटेंसी इज, ये फंक्शन, इस फंक्शन का क्या काम है? इस फंक्शन का काम है, ये जो अडेप्टेशन है, गोल अटेनमेंट है, इंटीग्रेशन है, लेटेंसी है, ये सारे फंक्शंस हैं। ये पार्सन ने इनको फंक्शंस का नाम दिया है, ठीक है। तो लेटेंसी फंक्शन का क्या काम है? लेटेंसी फंक्शन का काम है मेंटेनिंग वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस ओवर टाइम। फैमिली इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फैमिली का काम क्या होता है कि ये जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स है, ट्रेडिशन है, इनको पास डाउन करना टू द नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को पास डाउन करना, उनको समझाना, ये सारी चीजें। तो पार्सन कहते हैं व्हेन ईच ऑफ दीज फंक्शंस वर्क प्रॉपरली, जब अडेप्टेशन अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, गोल अटेनमेंट फंक्शन अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, इंटीग्रेशन फंक्शन अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, लेटेंसी फंक्शन अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, society is balanced and stable. When each of these functions work properly, society is balanced and stable. This is the functionalist perspective of Parson. This you have to mention. खाली ये नहीं लिख देना है कि human behavior is shaped by social systems. You have to explain it also. ठीक है? फिर नेक्स्ट आते हैं हम आर.के. मोर्टन में। अब आर.के. मोर्टन के बारे में मैंने आपको बताया है कि इनको हम न्यू फंक्शनलिस्ट भी कहते हैं। इनको न्यू फंक्शनलिस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इन्होंने नया पर्सपेक्टिव ऐड किया है फंक्शनलिज्म में। जो अर्लियर फंक्शनलिस्ट है, अर्लियर फंक्शनलिस्ट जो अभी हमने पढ़ा, दे आर फोकसिंग ऑन ओनली द पॉजिटिव फंक्शन दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस या सोशल स्ट्रक्चर्स प्ले। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव फंक्शन। लेकिन मर्टन बात करते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन की, latent फंक्शन की। he even talk about the dysfunction also, बट ये हम डिटेल में करेंगे जब हम मर्टन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लो, या जब आप फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में आके मर्टन को डालोगे तो आप डालोगे आर.के. मर्टन, एंड में डालोगे इनको, क्योंकि एवोल्यूशन दिखा रहे हो आप कि इन्होंने नया पर्सपेक्टिव डाला है। अर्लियर फंक्शनलिस्ट वाज ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव फंक्शन दैट सोशल इंस्टीट्यूशन या सोशल स्ट्रक्चर प्लेज। आर.के. मर्टन बाय एडिंग न्यू पर्सपेक्टिव tells about the positive and negative effects of these institutions or these structures on the society। ये जो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं सोसाइटी, इन इंस्टीट्यूशन के ऑन सोसाइटी, एक्सप्लेन करते हैं थ्रू मिडिल रेंज थ्योरी। अब मैंने ये भी अच्छे से समझाया था, पॉज करो और सोचो मिडिल रेंज थ्योरी क्या कहती है। देखो, मर्टन भी और पार्सन भी दोनों ही फंक्शनलिस्ट है और दोनों ही पॉजिटिविस्ट है, बट पार्सन बहुत ग्रैंड थ्योरी देते हैं। तो मर्टन इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। मर्टन मिडिल रेंज थ्योरी कहते हैं।
मॉर्टन कहते हैं कि ठीक है आप पॉजिटिविस्ट हो और आप सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हो, इसलिए आप बहुत ग्रैंड थ्योरीज देते हो। लेकिन मॉर्टन एज अ पॉजिटिविस्ट ही कह रहे हैं कि आपको सोसाइटी के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को पढ़ना चाहिए रादर देन ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग एट वंस। इसलिए वो मिडिल रेंज थ्योरी देते हैं। तो थ्रू मिडिल रेंज थ्योरी ही एक्सप्लेन्स अबाउट द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन और दीज सोशल स्ट्रक्चर्स ऑन द सोसाइटी। अब मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन का अगर आप एग्जांपल देखें तो ही टॉक्स अबाउट टू फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन व्हिच इंस्टीट्यूशन प्ले। फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टीट्यूशन लें यूनिवर्सिटी का या स्कूल का, तो मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा? यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस है पढ़ाना, है ना? वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। लेकिन लेटेंट फंक्शन क्या होगा कि वहां पर फ्रेंडशिप्स भी होती हैं, सोशल नेटवर्क्स भी बनते हैं, है ना? तो ये लेटेंट फंक्शन होगा। तो ही टॉक्स अबाउट बोथ द फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लेटेंट फंक्शन आल्सो। तो जब आप फंक्शनलिज्म डालोगे या इस पे क्वेश्चन आएगा या लिखोगे आंसर, तो लास्ट में आपको आर के मोर्टन का भी डालना है और एवोल्यूशन बताना है। लास्ट में डालोगे सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में डालोगे आर के मोर्टन को, ठीक है? बीच में कहीं नहीं डालना है। चलो, फिर नेक्स्ट आता है नियो फंक्शनलिज्म। नियो फंक्शनलिज्म। अब नियो फंक्शनलिज्म क्या है? नियो फंक्शनलिज्म इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ फंक्शनलिज्म। इसको हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म और यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपका नियो फंक्शनलिज्म। ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म क्या कहता है? पॉज करो, रोको और अभी तक जितना पढ़ाया है एक शीट में लिखो, फिर दोबारा वीडियो को प्ले करो और देखो आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, या आप लिख पा रहे हो उसको। समझ तो आ जाता है सबको, लेकिन लिखना होता है। आंसर राइटिंग या मेंस होता ही इसको है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो पता है एग्जामिनर को, क्योंकि आपको चीजें पता हैं। लेकिन आप वो जो आपको पता है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 250 वर्ड्स में, 300 वर्ड्स में, वो गेम चेंजर है, वो मेन गेम है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी फंक्शनलिज्म के बारे में सब कुछ बताया। अब आप शीट लो और लिखो आपको जो भी समझ आया। इंग्लिश में लिखना है, जैसे आपको आप मेंस में लिखोगे, ऐसे टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके नहीं लिखना है, प्रॉपरली इंग्लिश में सेंटेंस बना के लिखो। यही है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इसी को कहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई प्रॉपर मॉडल आंसर वगैरह करके ये सब करना है। मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे आपको मॉडल आंसर देना पड़ रहा है तो मेरा पढ़ाना तो वेस्ट है ना। इसी यही तो है ना मॉडल आंसर। इसी यही यूज करके तो लिखोगे ना आंसर, इसमें अलग से मॉडल आंसर क्या दूं मैं आपको? तो ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि इंडिविजुअल का तो रोल को ये इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। इंडिविजुअल को ये एज अ पैसिव देखता है। इंडिविजुअल एज पैसिव हु सिंपली फॉलो सोसाइटी रूल, जो सिर्फ सोसाइटी के रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन न्यू फंक्शनलिज्म क्या कहता है? न्यू फंक्शनलिज्म कहता है इंडिविजुअल्स एक्टिवली शेप सोसाइटी थ्रू देयर चॉइस एंड एक्शन। ये इंडिविजुअल को भी इंपॉर्टेंस देगा। यहाँ पर ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म में वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर्स, ओनली अबाउट द सोशल इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ग्रुप्स, सोशल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। नियो फंक्शनलिज्म विल गिव इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म कह रहा है कि सोसाइटी स्टेबल है, सोसाइटी में हमेशा स्टेबिलिटी है और ये एक स्टेटस क्यूइस्ट है। मतलब ये हमेशा स्टेबिलिटी, हार्मनी, पीस, और ये बोलता है कि ये सारी चीजें हैं सोसाइटी में और एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। बट न्यू फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है एंड अडेप्ट ओवर टाइम। तो ये फोकस कर रहा है चेंज पे। ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट क्या कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी है, हार्मनी है, पीस है और एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन द सोसाइटी। बट न्यू फंक्शनलिज्म क्या कहते हैं? इट एक्सेप्ट्स कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी है, टेंशन भी है, ये सारे पार्ट्स भी हैं सोसाइटी में। तो दे एक्सेप्ट
conflict, tension as normal parts of the society. फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट है दे इग्नोर पावर डायनामिक्स. It didn't look much at who holds power or how inequality affects the society. ये पावर डायनामिक्स नहीं देखता कि किसके पास पावर है और कैसे इनइक्वालिटी आ रही है. तो इन सारी नेगेटिव चीजों के बारे में ये बात नहीं करता. लेकिन न्यू फंक्शनलिस्ट पावर, इनइक्वालिटी, डोमिनेंस, इन सब की बात करता है. और वो कहता है कि ये सारी चीजें सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप करती हैं. The new functionalism look how these factors, power, inequality, dominance, shape social structures and how these social structures are influencing human behavior. ये कैसे social structures को influence कर रहे हैं और ये कैसे human behavior को influence करता है. तो in short, neo functionalism जो है ये एक updated, तो इन शॉर्ट अगर हम देखें या समराइज्ड व्यू देखें तो नियो फंक्शनलिज्म एक अपडेटेड और फ्लेक्सिबल अप्रोच है फंक्शनलिज्म का, दैट रिकॉग्नाइजेस कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी, चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन इन द मॉडर्न सोसाइटी. मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं. ये कहते हैं कि ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी, चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन सब कुछ है. फंक्शनलिज्म सिर्फ पॉजिटिव बात करता है. ये सारी चीजें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी को भी कंसिडर करता है. तो नियो फंक्शनलिज्म इज गिविंग अस मोर रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, of modern society and of how society actually function. तो ये था नियो फंक्शनलिज्म के बारे में और फंक्शनलिज्म के बारे में. सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव. अब फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपको लिखना है. इसी तरीके से आपको और पर्सपेक्टिव, अगर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे आएगा तो वैसे उस पे लिखना है. मुझे लग रहा था कि मैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और पोस्ट मॉडर्निज्म भी इस वीडियो में करा दूंगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ. ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं. इसको अच्छे से समझो, नोट्स पढ़ो, पीडीएफ पढ़ो और लिखने की कोशिश करो. सो बाय. नेक्स्ट लेक्चर में वील कवर पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव. ऑल द बेस्ट.